पर दोस्तों कैसे हैं आप लोग। यूपीपीएससी की वैकेंसी आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उसकी मुख्य परीक्षा 2021 का फॉर्म आया है। उसको भरने में बहुत सारी दिक्कतें आपको हो रही हैं। जो आपकी कॉमन दिक्कतें हैं जिसको आपने मुझसे पूछा है, उन दिक्कतों के समाधान के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है, आप इसको सही से देखिए। आपकी समस्या का समाधान फिर भी नहीं होता है तो आप कमेंट करके हमको बताइए, जरूर हो किया जाएगा यथासंभव प्रयास। थोड़ा सा ये लेट हुआ है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे आपको जाना है, गूगल में यूपीपीएससी टाइप करना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से आपके सामने होगी। इसको ओपन करेंगे, एक्टिविटी डैशबोर्ड में जाएंगे। यहाँ पे कन्वेंशनल फॉर्म सेकंड नंबर पे अभी शो हो रहा है, बाकी और कुछ इनका आ जाएगा तो ये आगे पीछे हो सकता है, नहीं तो यहां से आपको मिल जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पैनल खुल के आएगा, कैंडिडेट लॉगिन पैनल। आप यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ अपना फिल करेंगे, डेट, मंथ, ईयर। यहां पे अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डोमिसाइल अगर यूपी का है एस करेंगे तो ये उसके बाद में कैटेगरी खुल के आ जाएगी, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। अगर आप डोमिसाइल यूपी का नहीं रखते हैं, नो करेंगे तो एक ही कैटेगरी खुलेगी जनरल की, क्योंकि तब सारे कैंडिडेट जो बाहर के हैं उनको जनरल में ही काउंट किया जाता है। वेरिफिकेशन कोड इंटर करेंगे, वैलिडेट करेंगे इसको। जैसे वैलिडेट करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन सही भरने के बाद आपके सामने ईमेल और फोन का दो ऑप्शन आएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल का। किसी एक के माध्यम से उसको डालकर आप बताएंगे कि ये हमारा फोन नंबर है या ईमेल नंबर है। उसमें ओटीपी नहीं आएगा, वैलिडेट हो जाएगा। जैसे वैलिडेट होगा आपके सामने फीस भरने का ऑप्शन आ जाएगा कि आप फीस सबमिट करिए। फीस जो आप सबमिट करेंगे वो अगला जो ऑप्शन होगा, उसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपका यूपीआई, सबसे फीस सबमिट हो जाएगा। कुछ में थोड़े बहुत चार्जेस हैं, 6 रुपए, 12 रुपए। क्रेडिट कार्ड में 12 रुपए है, बाकी डेबिट कार्ड में कोई चार्ज नहीं है। फीस जब आप पेमेंट करेंगे तो आपके सामने फीस की स्लिप आ जाएगी। इसको सेव कर लीजिएगा, प्रिंट आउट ले लीजिएगा, क्योंकि इसको फॉर्म के साथ भेजना है। तो क्या क्या भेजना है ये भी हम आपको बताएंगे, साथ में ये फॉर्म कैसे भरना है ये भी। तो आप इसको ऐसे देखते रहिए। जब ये हो जाएगा तो फॉर्म आगे प्रोसीड होगा। आगे जब प्रोसीड होगा तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल के आएगा, यहीं से फॉर्म आपको सही से फिलअप करना है। सबसे पहले कैंडिडेट को हिंदी में नाम लिखना है। अगर आप मोबाइल फोन से भर रहे हैं, हिंदी लिख जाता है तो आप सीधा लिख देंगे। लैपटॉप से भर रहे हैं या आप अपने डेस्कटॉप से भर रहे हैं, गूगल इंडिक कीबोर्ड उसमें डाउनलोड कर लीजिए। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, अंग्रेजी में लिखेंगे, लिख जाएगा। जैसे मेरा नाम है, यहाँ पर लिख गया। आप अपना फोन नंबर यहाँ पे जो मांगा जा रहा है, फोन नंबर आप इसमें डाल दीजिए। फोन नंबर अगर नहीं है तो मोबाइल नंबर डालिए। फोन नंबर विद एसटीडी कोड का मतलब वही है कि आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप बेसिक फोन लगवाए हो तभी डालें। 3 यहां पर देखिए ये ऑप्शन आ रहे हैं, पिता या अभिभावक का, माता का और पति या पत्नी का विवरण। यहाँ पिता का नाम, यहाँ माता का नाम, यहाँ पति या पत्नी, स्पाउस का लिखना है। अगर आप फीमेल हैं तो आपके पति का, शादी हो चुकी है तब की बात हो रही है। वैसे किसी को आप मानते हैं तो यहाँ पे मत भरिएगा, वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखिएगा। और उसके बाद में अगर आप भर देते हैं इसमें तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आपकी शादी हुई है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप महिला है तो आप अपने हस्बैंड का, अगर आप पुरुष है तो आप अपनी वाइफ का यहाँ पर डिटेल भरेंगे। आपके पिताजी क्या करते हैं, डेजिग्नेशन क्या है उनका, ऑक्यूपेशन क्या है, सॉरी एक्सटर्नली सॉरी, तो उसको यहां पर भर देंगे। तो एडवोकेट है कि आर्किटेक्ट है, बिजनेसमैन है, ये अल्फाबेटिकली पूरा दिया है। अगर इनमें से कुछ नहीं है या जैसे पिताजी नहीं है, दुर्भाग्य है, तो नॉट अलाइव यहां पर आप करेंगे। अगर आपके पिताजी इनमें से जो भी दिया हुआ है कॉलम, उनमें से कुछ भी नहीं आ रहा है कि दूसरा कुछ करते हैं, तो अदर्स भर के आप इसको प्रोसीड करेंगे, तो अदर्स कर देंगे। माताजी के केस में भी यही करेंगे और स्पाउस के केस में भी यही करेंगे। माताजी, पिताजी और स्पाउस तीनों का रेजिडेंशियल एड्रेस हो सकता है ये सेम हो तो सेम भर देंगे, अगर अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे। कई बार लोग अलग अलग रहते हैं और अलग अलग कारणों से, हो सकता है नौकरी कर रहे हो या कोई और दूसरा कारण हो, तो आप उसको भर देंगे। पता यहाँ पे आगे जाएंगे तो पता भरने के बाद में आपके पिताजी का जन्म कहाँ हुआ था, बर्थ प्लेस भरेंगे। माताजी का जन्म कहाँ हुआ था, जो आपका ननिहाल है, माताजी से पूछिएगा। और आपके स्पाउस का, जहां से आपकी शादी हुई है, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो बर्थ प्लेस। और फिर फादर आपके क्या है, वो राष्ट्रीयता क्या है उनकी, नेशनलिटी का मतलब राष्ट्रीयता क्या है। अगर इंडियन है तो सिटीजन ऑफ इंडिया, या 2 ऑप्शन और हैं, नॉर्मली सबके इंडियन ही होंगे। आपकी जो स्पाउस है वो कहाँ के हैं या की हैं, तो आप उसको देख लीजिए, जहां के भी हो तो उसको आप भर दीजिए। और फादर का एनुअल इनकम यानी कि मंथली इनकम × 12 आप निकाल लीजिए, मोटे तौर पर यहाँ पे भर दीजिए। मदर का यहाँ पे देखिए लिखा है टाइप 0 नॉट एप्लीकेबल। हो सकता है पिताजी कुछ ना कर रहे हो, माताजी कुछ कर रही हो, तो ये इन्होंने बहुत पुराने पैटर्न पे बना दिया है। नॉर्मली पहले ऐसा होता था, लेकिन अब
ऐसा बहुत जगह है जहां पे महिलाएं काम कर रही हैं, पुरुष वर्ग कुछ नहीं करता, तो यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर माता जी कुछ नहीं कर रही हैं तो यहाँ पे 0, अगर वो कर रही है तो उनका सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करिएगा तभी आगे बढ़िएगा। तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो शैक्षणिक विवरण वाला ये खुल के आ जाएगा, जो सबसे ज्यादा इस फॉर्म का, इस पूरे फॉर्म का सबसे जो झंझट वाला पोर्शन है, आप कह सकते हैं जो सबसे ज्यादा उलझाऊ पोर्शन है वो यही है, बाकी सब बड़ा सरल है। अब ये जो डिटेल यहां पे भरना है, ये 3 ऑप्शन तो सबके लिए सेम है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक। एक मैं बताऊंगा, तीनों समझ में आ जाएंगे। स्नातक में थोड़ी सी कुछ स्पेशल बातें हैं, जैसे बीटेक वाले लोगों के लिए, तो उसको भी मैं बताऊंगा। हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल, आप बोर्ड अपना सेलेक्ट करिएगा। मान लीजिए उत्तर प्रदेश से है, बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से, तो आप उत्तर प्रदेश, जैसे उत्तर यहां लिखेंगे आपका बोर्ड आ जाएगा। उत्तराखंड से है तो वो जो भी आपका है, सारे बोर्ड लगभग इसमें है, नहीं होंगे तो अदर्स का भी ऑप्शन इसमें भी रहता है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में ये ऐसे पॉपअप विंडो क्या है, ये ऐसे करके थोड़ी देर प्रोसेसिंग करेगा, आ जाएगा। और यहाँ पे कॉलेज नेम आप लिख देंगे। यहाँ पर ईयर, जिस साल आपने पास आउट किया है। एडमिशन ईयर, किस साल आपने इस स्कूल में एडमिशन लिया था। यहाँ पे बहुत सारे लोग 9th का भरते हैं, बहुत सारे लोग 10th में जिस साल गए, अगर आप 10th में उसी साल गए हैं तो उस साल का भी भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे लोगों का हाई स्कूल इंटरमीडिएट एक ही कॉलेज से होता है, तो दोनों में अलग अलग आप भरेंगे। एडमिशन ईयर आप यहाँ पर कॉलेज में, जैसे 2007 में मान लीजिए कि आपने इसको पास आउट किया है, तो 2007 में पास आउट किया है, यानी कि 2006 में आपने एडमिशन लिया होगा, कम से कम इतना तो है ही है। अगर इसके पहले लिए हैं तो यानी आप फेल हुए हैं। तो एडमिशन ईयर जो होगा वो आप यहाँ पे भर दीजिए, जो भी आपने जिस साल में एडमिशन लिया है। हाई स्कूल का भी भर देते हैं तब भी चलेगा, 9th का भरेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लीव ईयर ये 2007 ही होगा, यानी कि 2007 में आपने पास किया तो लीव कर गए। इंटर में जब आप आएंगे तो यहाँ पे एडमिशन आपने लिया 11th में, तो 2007 भर के, और जब 2009 में यहाँ पास किया भर दिया, तो दोनों यहाँ पर चलता है, कोई समस्या नहीं है। आप अगर 7 में पास कर रहे हैं 6 भर देंगे तब भी ठीक है। अगर आपने हाई स्कूल में एडमिशन लिया तो 6 भरेंगे। अगर सेम 9th से ही आपने किया है तो इसमें आप 2005 भर देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ आप आएंगे, मार्क्स में पास हुए हैं तो मार्क्स में, परसेंटेज में पास हुए हैं तो परसेंटेज में। नॉर्मली हमारे यहाँ का जो ग्रेड सिस्टम है मार्क्स वाला है, मार्क्स आप पाते हैं उसके बाद परसेंटेज निकाला जाता है। आप 10 मार्क्स आप भरेंगे, मान लीजिए कि आपको मिले 398, टोटल मार्क्स आपके थे 600, तो परसेंटेज ये स्वयं निकाल लेगा। यहाँ पर आ जाएगा लिख के कि इतने परसेंट आपके मार्क्स हैं, और ये परसेंटेज जो लिख के आएगा इसको आपको कहीं फिर लिखना नहीं है, अपने आप ही ये देखिए 1 मिनट, ये शैक्षिक विवरण में, तो यहाँ पे ये परसेंटेज निकाल लेगा। जैसे आपने 600 कर दिया तो इसके बाद में ये परसेंटेज यहां पर आ जाएगा। ये देखिए 66.33% ये निकाल लिया। यहां पे सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका सनद होता है उसका नंबर यहां डालेंगे। रिमार्क्स इफ एनी, अगर कोई रिमार्क है, विथ ग्रेस पास हुए हैं या कहा डिक्टेंशन मार्क रहा है तो उसको आप भर देंगे, कोई जरूरी नहीं है। एनए लिख के भी इसको छोड़ सकते हैं, एनए लिख दीजिए, नॉट एप्लीकेबल छोड़ दीजिए। टोटल सब्जेक्ट, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट है, संख्या डालेंगे, जैसे बॉक्स में संख्या डाल के बगल में आप अलग कहीं बॉक्स के बाहर क्लिक करेंगे, इतने कॉलम बन के आ जाएंगे। हाई स्कूल और इंटर में भरने में कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट नेम लिखिए, यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स लिखिए, ऑब्टेन मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स। जैसे सब्जेक्ट नेम आपने मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिया हिंदी, और यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स आपका था 78, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स था 100, हो गया। अगले सब्जेक्ट पे आप चले, आपने यहाँ पर लिख दिया दूसरा सब्जेक्ट मान लीजिए था आपका इंग्लिश, आपने इंग्लिश लिखा, स्पेलिंग सही लिखिएगा। और यहाँ पर आप, इसमें आपको मिला था 81 मार्क्स, आपने 100 लिख दिया जो पूर्णांक था। टोटल ऐसे कर देंगे, 6 सब्जेक्ट का पूरा भर देंगे, सेव एज ड्रॉप्ट कर देंगे, जिससे कि आपको जब आगे फॉर्म भर रहे हो तो बार बार एंट्री ना करनी पड़े, किसी कारण से नेट बंद हो या फिर से रीओपन हो विंडो तो कोई समस्या ना हो। सेव एज ड्रॉप्ट करेंगे। इंटरमीडिएट में आएंगे, सेम डिटेल ऐसे भरेंगे। स्नातक में आएंगे, सेम डिटेल भरेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, उसको मैं समझा रहा हूं। यहाँ पे सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे 3। मान लीजिए इंटरमीडिएट में और हाई स्कूल में तो आपके जो थे ठीक है, लेकिन यहां पर एक ही सब्जेक्ट बार बार आपको तीनों साल पढ़ना होता है। सब्जेक्ट 3 हो जाएंगे तो आप कैसे इसको फिल करेंगे। मान लीजिए कि पहला सब्जेक्ट यहां पर है हिंदी, एक बात मैं बता रहा हूं, आपका मैथ्स है या बायोलॉजी कुछ भी है, ये तो एक्स सब्जेक्ट है, यहां पे मैंने भर दिया। एस सब्जेक्ट हो सकता है ये आपके तीनों साल रहा हो, बीए में, बीएससी में, या जो भी आपने डिग्री ली है, हो सकता है ये 2 ही साल रहा हो। भाई बीए में 2 साल 3 सब्जेक्ट रहते हैं, 1 साल 2 ही सब्जेक्ट रहता है, तो एक सब्जेक्ट तीनों साल रहा है तो तीनों साल के मार्क्स जोड़ लीजिएगा कि 2011 में कितने मिले, 12 में कितने मिले, 13 में कितने मिले, और फिर तीनों साल का पूर्णांक भी जोड़ लीजिएगा। 2011 वाले में यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कितना पूर्णांक रहा है, टोटल मार्क्स यहां लिखिएगा और जो प्राप्त की है यहाँ। दूसरा सब्जेक्ट मान लीजिए आपका वाई है,
पॉलिटिकल साइंस है, आप ऐसे लीजिए एग्जांपल। और पॉलिटिकल साइंस भी आपका 3 साल रहा है, तो 3 साल में कितना प्राप्त हुआ है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, उसको जोड़ के ऑब्टेन में, और टोटल मार्क्स कितना हुआ, 200 200, तीसरे साल मान लो 300 का था, तो उसको यहां, अब एक सब्जेक्ट आपका जेड है, वो 2 ही साल रहा है, तो 2 ही साल का जोड़ के यहां ऑब्टेन मार्क्स लिखिएगा, 2 ही साल का पूर्णांक लिखिएगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का। थर्ड ईयर में नहीं रहा है तो उसको लिखने की जरूरत यहां नहीं है, सेम एज डॉट करिएगा। लेकिन यहां पर एक चीज और बतानी है, कई लोगों का बीटेक है, बीटेक में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, हर सेमेस्टर में अलग अलग पेपर होते हैं, टोटल पेपर अगर जोड़ लिए जाए तो 25-30 पेपर पहुंच जा रहे हैं, 24 पेपर हो जा रहे हैं, 8 सेमेस्टर है, हर सब में 4-4 पेपर है, 32 पेपर हो गए। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, यहां पे 9 के बाद कॉलम नहीं लेता है, अगर आप इसको 10 करेंगे और इसको क्लिक करेंगे तो आप लिख के आएगा कि नॉट अलाउड मोर देन 9, 1 to 9 ही कॉलम हो सकते हैं, 1 to 9 अलाउड इन नंबर ऑफ सब्जेक्ट इनपुट बिटवीन। अब इससे ज्यादा अगर नहीं हो सकते तो आप कहां से भरेंगे, 8 सेमेस्टर है, 4 साल का बीटेक है, यहां पे संख्या डालिए 8, और 8वें सेमेस्टर में यहां पे लिखिए सेमेस्टर फर्स्ट, पहला लिखिए सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकंड, सेमेस्टर थर्ड, सेमेस्टर फोर्थ, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, 7, 8, जितने भी सेमेस्टर हैं, सेमेस्टर वाइज ऑब्टेन टोटल, ऑब्टेन टोटल, ऑब्टेन टोटल भर दीजिए, सेव एज ड्रॉप करिए, आगे बढ़ जाइए। वो स्तरीय प्रमाण पत्र, कई लोगों का कहना है कि वो लेबल नहीं है हमारे पास और कुछ है, यहां पर लैंग्वेज पढ़िए, वो स्तरीय प्रमाण पत्र लिखा है, यानी कि इसके स्तर का समकक्ष कोई भी हो तो वो भी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी इसमें ना मिले, आप अदर सेलेक्ट कर दीजिए, जहां पे भी यूनिवर्सिटी आपको ना मिले अदर सेलेक्ट करिए। जैसे अदर सेलेक्ट करेंगे तो यूनिवर्सिटी नेम का ऑप्शन आ जाएगा, और जैसे ही अदर्स में यूनिवर्सिटी नेम का ऑप्शन आएगा, यहां पे यूनिवर्सिटी का नेम आप जो भी है उसको लिखिए, अपने कॉलेज या संस्थान, कोई हो सकता है आपने संस्था से किया उसका नाम लिखिए, सेम वही पासिंग ईयर, एडमिशन ईयर, लिविंग ईयर सब लिखिए, लीव ईयर, और उसके बाद में मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, जिस सिस्टम में आप पास हुए उसको भरिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या हो रहा है उसको आप भर दीजिएगा। कई लोगों का ये फॉर्म में गलत हो गया है कि उनका फर्स्ट पास हुए हैं तो सेकंड भर दिए, सेकंड पास हुए फर्स्ट भर दिए हैं, तो ये सब ध्यान रखा करिए। यहाँ पे 66% ये तो निकाल लेता है, लेकिन इसको नहीं पता है कि आपके बोर्ड में कितने परसेंट पे फर्स्ट डिवीजन होता है, अलग अलग ये मानक होते हैं, तो ये मायने रखता है कि आपके उसमें क्या है, तो आप इसको सही से भरिएगा। ये हर जगह फर्स्ट ही लिखा है तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा, सेकंड है तो सेकंड, फर्स्ट है फर्स्ट, थर्ड है थर्ड, उसको सही से लिख दीजिएगा। यहां भी ये करिए, टोटल सब्जेक्ट जो भी आ रहे हो उनकी संख्या आप डालिए, वैसे ही बॉक्स खुल के आ जाएंगे और उनका भर दीजिए डिटेल, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, स्नातकोत्तर जिस सब्जेक्ट में आप हो सेम यहां पे भी वही करना है, जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, मान लीजिए स्नातकोत्तर में तो एक ही सब्जेक्ट होता है, तो टोटल सब्जेक्ट यहां पर 1 लिखेंगे और एक सब्जेक्ट भर के और उसी का दोनों साल का मार्क्स, यानी कि लास्ट ईयर की मार्कशीट का डिटेल ही यहां भर देना है, सेव एज ड्रॉप कर देना है, आगे बढ़ जाना है। इसके अलावा यदि कोई अन्य आपके पास डिग्री डिप्लोमा है आप दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। अब आइए लेखा क्रम के साथ वाणिज्य में स्नातक, तो लेखा क्रम के साथ जो है कई लोग सोचने लगते हैं हमने स्नातक में भर दिया है, यहां भर के क्या करें, वहां आपने डिग्री के लिए भरा था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास है इसकी, यहां पर आप अपनी पोस्ट के लिए भर रहे हैं, तो यहां पर भी सेम वही चीज करिए जो आपने स्नातक वाले में किया है। अगर आपका लेखा क्रम के साथ वाणिज्य में स्नातक या अलग से आपने कर रखा है या जैसे भी है, वो डिटेल जहां से भी किया है आप यहां भर जरूर दीजिए, अगर इस कैटेगरी में आपका क्वालिफाई हुआ है तो। अगर आपका क्वालिफाई इस कैटेगरी में नहीं हुआ है, आप फॉर्म भर रहे थे तो इसके कारण से नहीं भरे थे, आप सामान्य सीट पे चयनित हुए हैं, तो आपको यह भरना नहीं है। ये उन्हीं लोगों को भरना है जिन लोगों का लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक है और उस पोस्ट पे वो सेलेक्ट हुए हैं। ठीक यही हाल हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य के विषय के साथ जिन्होंने स्नातक की उपाधि या समकक्ष अर्हता के लिए फॉर्म डाला था और वो उत्तीर्ण हुए हैं, तो आपने स्नातक में भी दिखाया था, यहां पे भी दिखा दीजिए। ठीक यही उर्दू और उसके साथ भी है, अरबी साहित्य, पर्शियन साहित्य के साथ आपने कोई डिग्री ली है, स्नातक में भले दिखा दिया है, यहां पर भी उसको लिख दीजिए, सेव एंड नेक्स्ट करिए। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे पूरा सब सेव हो जाएगा। अगर कोई समस्या होगी तो बताएगा कि आपने अभी ये कॉलम छोड़ दीजिएगा, कोई समस्या फिर आपको नहीं आएगी। आगे आप बढ़ेंगे, अनुभव विवरण। अनुभव विवरण में अगर आप किसी पोस्ट पे सेलेक्ट हैं तो इसको भरना है, नहीं सेलेक्ट है तो स्किप, इफ नॉट एप्लीकेबल आप स्किप कर जाइए, इसको स्किप कर जाइए। अगर आप किसी पोस्ट पे मान लीजिए टीचर हैं तो यहाँ पे पद का नाम लिखिए, पे स्केल भरिए, ग्रेड पे भरिए, कहां पे आप काम कर रहे हैं उस संस्था का नाम लिखिए, ड्यूरेशन किस तिथि को आपने ज्वाइन किया था, मान लीजिए कि कोई टीचर बने थे या कुछ भी आप हैं किसी पद पे हैं 2018 से, आपने 18 महीना फरवरी 21 या 20 को ज्वाइन, 21 फरवरी को ज्वाइन किया था, आपने इसको भरा और यहाँ पे करिएगा टिल डेट। आपने नौकरी छोड़ी नहीं है तो आप अभी नौकरी कर रहे हैं, टिल डेट को टिक करेंगे तो आ जाएगा कि 26/3/2022 ये आज की तारीख है।
तो आज आप काम कर रहे हैं तो ये डाल दीजिएगा। वर्क प्लेस जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, यहां पर है रीजन फॉर लिविंग, आप कर दीजिए नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, है ना, और इसको ऐड कर दीजिएगा। ये ऐड बटन नहीं दबाएंगे तो ऐड नहीं होगा। और इसको, या फिर आप सेकंड अपना भरना चाहते हैं कि कोई अगला आपका 2 पोस्ट पे काम कर चुके हैं तो उसको अगला बॉक्स खुल जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगर एप्लीकेबल नहीं है, आपका कोई अभी नौकरी नहीं है, तो आप स्किप कर देंगे, स्किप करके आगे बढ़ेंगे। अगला सेंटर चॉइस आएगा। सेंटर चॉइस में 3 सेंटर हैं, प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ। तीनों में से जो भी आपको चूज करना है चूज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अधिमान्यता प्रपत्र, जिस पद के लिए आप सेलेक्ट हुए ऑलरेडी इसमें है, समीक्षाधिकारी सचिवालय, समीक्षाधिकारी राजस्व, समीक्षाधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। आप इसको देखेंगे, इसमें जैसे टिक करेंगे, मान लीजिए कि समीक्षाधिकारी सचिवालय आप प्रथम वरीयता पे चाहते हैं, तो मैं समझाना चाहता हूं कि इसमें क्या होगा। आप जैसे इसको पहले नंबर पे जिसको टिक करना है, जहां पोस्ट आप चाह रहे हैं कि यहां मुझे बड़ा बढ़िया है, ये पोस्ट हमको मिल जाए, तो देखिए अधिमान्यता क्रम पहली बार इसको टिक किया तो ये 1 हो गया। दूसरे नंबर पे आपने अगर इसको तीसरे वाले को किया तो दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो दूसरा अधिमान्यता क्रम यानी प्रेफरेंस ऑर्डर, आप इस पोस्ट पे जाने के लिए सबसे ज्यादा वरीयता इसको दे रहे हैं। अगर आप एआरओ के लिए क्वालिफाई हैं तो वही खुल के आप आएंगे, आपके सामने आएंगी। अगर आप दोनों के लिए क्वालिफाई हैं तो दोनों पूरी लिस्ट आ जाएगी। कई लोगों की में एक ही पोस्ट आएगी तो घबराना नहीं है, वो उसी के लिए क्वालिफाई हुए हैं तो उसी को टिक करके, वो उनके पास एक ही पोस्ट है तो उसी को टिक कर देंगे, वही उनके लिए हो जाएगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपने मान लीजिए इसको कर दिया तो देखिए इसका तीसरा नंबर आ जाएगा। आगे सेव करेंगे, सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे जाएंगे तो अन्य विवरण, अन्य विवरण में ये 2 नाम आपसे मांगे जा रहे हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेफरेंसेस हु नो यू। हु नो यू यानी कि जो आपको जानते हो, लेकिन यहां पे उनका नाम भरिएगा जो आपको जानते हो और आप भी उन्हें जानते हो। जरूरत पड़े तो बता दें, हाँ ठीक है, पहला नेम, दूसरा नेम, उनका एड्रेस, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके गांव के हो सकते हैं, आपके मोहल्ले के हो सकते हैं, आपके परिचित हो सकते हैं। घर वालों का नाम मत लिखिएगा, दूसरों का नाम लिखिएगा, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है उनका नाम लिख दीजिएगा। और आपके गांव के प्रधान हो सकते हैं, वो विरोधी है तो किसी सामान्य व्यक्ति का लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है कि कोई वो प्रधान जी हो, विधायक जी हो, ऐसा नहीं। उनका सही मोबाइल नंबर, पहले वाले व्यक्ति का यहाँ, दूसरे वाले व्यक्ति का यहाँ, उनका सही ईमेल आईडी। अब आप सोचे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ईमेल आईडी नहीं है, तो उनका बना दीजिएगा। उनका होना चाहिए, जैसे भी मतलब उनका हो, उनको जानकारी भी हो उनकी। अब सबके पास ईमेल आईडी तो होती ही है लगभग, क्योंकि फोन सब लोग चलाते हैं, स्मार्टफोन। 1 से अधिक जीवित पत्नियां अगर आपकी हैं, एक आपने शादी की है और 2-3 हैं, तो उसको यहां पर भर देना है। अब आप ये सोच लीजिए, आज आगे आपको बताना पड़ेगा। तो नो, आवेदक द्वारा ऐसे पुरुष या स्त्री से विवाह हो जिसकी आगे से पति पत्नी पहले ही हो, तो नो। अब अगर आप इसको फुलफिल करते हो, आप देखिए, अगर शासकीय और सरकारी संस्था में कार्यरत है तो एनओसी, ये बहुत सारे लोगों की समस्या है। इसको अगर आप एस करेंगे तो आपसे मांगेगा एनओसी नंबर, और एनओसी नंबर जब आपसे मांगेगा, यहां पर देखिए एनओसी, और एनओसी नंबर जब आपसे मांगेगा यहां पे, तो आप क्या दिखाएंगे। अगर आपने एनओसी ले रखी है तब तो उसका नंबर भर देंगे। बहुत सारे लोगों को किसी कारण से एनओसी नहीं मिल पाई है, विभागीय कुछ कारण है, विभाग ने नहीं दिया है, या अभी उन्होंने अप्लाई नहीं किया, उनको जानकारी नहीं थी, तो एनओसी के लिए लेटर भेज दीजिए। और उस लेटर की कॉपी अगर रिसीव हुआ है तो कुछ रिसीविंग नंबर होगा, नहीं है तो आप लिख दीजिए अप्लाइड फॉर एनओसी, है ना, अप्लाइड फॉर एनओसी करके इसको छोड़ दीजिए। बाकी अगर आप किसी न्यायालय के द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियोजित हैं, तो आपके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई हुई है, तो ये सब यहां भरना है, नहीं तो सब नो रखना है। आगे बढ़ के सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने पे ये अन्य विवरण आपका भर गया। अन्य विवरण भरने के बाद में पते का विवरण, पते के विवरण में आपका पता वहां पे लिखा हुआ आएगा, और उस पते पे आप अगर चाहते हैं कि परमानेंट एड्रेस और वो सेम है आपके करस्पॉन्डिंग या मेलिंग एड्रेस, तो आप उसको टिक कर देंगे, चेक बॉक्स यहां पर होगा, उसको कर देंगे, सेम हो जाएगा। अगर वो नहीं है, ये मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि ये किसी का फॉर्म है, तो ऐसे दिखाना सही नहीं है, तो अगर सेम हो जाएगा। और उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो अलग अलग है, तो आप मेलिंग एड्रेस अलग भर देंगे और वो अलग रहेगा। फिर जमा करने पे जाएंगे और वहां पे फाइनल सबमिट कर देंगे। अब जब आप फाइनल सबमिट करेंगे इसको,
तब आपको जितना फॉर्म आपने भरा है एप्लीकेशन फॉर्म, उसका प्रिंट आउट मिल जाएगा। और उसका प्रिंट आउट मिलने के बाद में, यानी कि ये जितना भी आपने डिटेल डाला है ये पूरा प्रिंट आउट मिल जाएगा। उसका प्रिंट आउट आपने जितना भी इसमें देखिए ये लगाया है शैक्षिक विवरण, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, ओ लेवल, इसका सबका देखिए यहाँ पे जो जो आपसे भराया गया सर्टिफिकेट और मार्कशीट से डिटेल आपने भरा है, तो हर एक का हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, स्नातक का सर्टिफिकेट भी चाहिए। किसी के पास अगर स्नातक का सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट तीनों साल की, तो हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों, स्नातक का अगर सर्टिफिकेट है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो केवल मार्कशीट भेजना है। कहां पर? आयोग को भेजना है, एक लिफाफे में भरेंगे और आपको एक जमा पर्ची भी एड्रेस स्लिप मिलेगी, डाउनलोड होगी। जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो एक एड्रेस स्लिप डाउनलोड होके आएगी, उसमें आपका नाम लिखा रहेगा, आयोग का डिटेल रहेगा, उस लिफाफे पे उसको चिपका देंगे और उसके साथ एक डिटेल भी निकलेगा कि क्या क्या आपको भेजना है। ठीक ऐसे ही ओ लेवल का प्रमाण पत्र, ठीक ऐसे ही जितनी भी आहर्ता आपने दिखाई है, जितना भी इसमें आपने डिटेल भरा है, उन सब का आपको सेल्फ अटेस्टेड लिख दीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड अपना साइन कर दीजिएगा नीचे साइड में, है ना, नीचे साइड में राइट साइड में करके, और इसको सबको क्रम से, यानी कि आपने जो फी पेमेंट किया है वो पेमेंट स्लिप जो ये वाली निकली थी ये सबसे ऊपर लगाइएगा। उसके बाद में आप अपना पूरा जो फॉर्म है फॉर्म को लगाइएगा, फॉर्म की जो कॉपी निकलेगी जो आप इसमें फिल किए हैं उसका प्रिंट आउट लीजिएगा, और फिर उसके नीचे हाई स्कूल, फिर इंटरमीडिएट, हाई स्कूल का मार्कशीट, फिर सर्टिफिकेट, फिर इंटरमीडिएट का मार्कशीट, फिर सर्टिफिकेट, फिर बीए के या बीएससी के या बीटेक के, ग्रेजुएशन का कहने का मतलब आपका जितने भी साल का वो है, 3 साल 4 साल जितने भी सेमेस्टर का है, उसका हर साल का डॉक्यूमेंट्स लगाना है आपको। मार्कशीट का, सर्टिफिकेट है तो वो, और फिर ऐसे ही लगा के, और फिर जो फॉर्म आप निकालेंगे प्रिंट आउट उसमें रहेगा कि आपने संलग्न क्या क्या लगाया है, तो उसको ऐसे भरिएगा, हाई स्कूल मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्कशीट सर्टिफिकेट, ऐसे ही बीए का, ऐसे ही जो भी है बीएससी बीए जो भी आपने किया है उसका भर के, और संख्या उनकी लिखनी होती है तो काउंट करके वहीं पे लिख दीजिएगा। जहां पे साइन करना है उसको साइन कर दीजिएगा, और इनको सबको लिफाफे में A4 साइज का जो बड़ा लिफाफा आता है उसमें डाल के, 2 लिफाफे सादे भेजने होते हैं उनको भी आप उसमें रख दीजिएगा, डिटेल में लिखा है अगर तो उसको भी भेज दीजिएगा। यहाँ पर एक इन्होंने डिटेल भी दिया था, 1 मिनट में देखे ले रहा हूं, नोटिस जो इसके बारे में आई थी, 1 मिनट, सहायक समीक्षा अधिकारी, ये देखिए यहाँ पर वो डिटेल आपका निकल आता है, यहाँ पर देखिए ये, हाँ, और बहुत सारे लोगों को ये भी ध्यान रखिएगा कि जिनका जाति प्रमाण पत्र जमा करना है, जैसे जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, एससी एसटी हैं, जनरल को तो नहीं लगाना पड़ता है, महिलाएं जो हैं तो उनको जो निवास है तो जाति निवास जिनको जमा करना है वो लोग जो फॉर्मेट दिया उस फॉर्मेट पे, ये कहते हैं तो नॉर्मली जो बनाया जाता है उसी फॉर्मेट पे रहता है, तो उसको पूरा आपको भर के, और देखिए यहां पर ये पूरा डिटेल दिया है, ये देखिए, इसको बहुत सही से आप ध्यान से पढ़िए। यहां पे देखिए ऑनलाइन भरे गए फॉर्म सेट को मुद्रित करके, यानी कि उसका प्रिंट आउट लेके, समस्त संलग्नों, प्रत्येक वर्ष की अंग तालिका, उपाधियां, अन्य सभी दावों की संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां, है ना, सेल्फ अटेस्टेड सहित एक लिफाफे में भरकर उक्त लिफाफे पर मुद्रित पता पर्ची जो है उसको चस्पा करें, यानी कि चिपकाएं, और 7 अप्रैल तक इसको वहां तक पहुंचा देना, यानी कि 7 को भेजना नहीं है, ये आप 2-4 दिन में भेज दीजिए, है ना। आप हर हाल में 30 तारीख के बाद एक तारीख को तो आप भेज ही दीजिए, यूपी में कहीं से भेजेंगे या भारत में कहीं से तो 1 हफ्ते में पहुंच जाएगा, और उसकी रसीद रखे रहिएगा, या फिर जाके जो लोग प्रयागराज में हैं वो लोग काउंटर पे जमा कर दें, है ना, पूछताछ काउंटर पर उपलब्ध करा दें, और उसके बाद अगर ये प्राप्त होगा तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आरक्षण के दावे के लिए जो भी अभ्यर्थी हैं जाति प्रमाण पत्र डिजिटल प्रारूप में स्वीकार किए जाएंगे, परंतु उसके साथ निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। तो निवास, मैंने कहा ना कि निवास भी आपको साथ में भेज देना है, तो इस तरीके से आप इसको भेज दीजिए, ठीक है, और इसको सही से भर लीजिए। सारे डाउट आपके लगभग क्लियर हो गए होंगे। जो आपका वरीयता क्रम में जो भी पद दिख रहा है उसको उसी को भर देना है, उसमें इतना परेशान नहीं होना है कि हमारा बहुत सारा और पद क्यों नहीं दिख रहा है,
और कई लोग ये कहते हैं कि हमारे में तो एक ही दिख रहा है, तो उसी के लिए क्वालिफाई हुए हैं तो वही दिख रहा है। तो अगर और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उत्तर दूं। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचा दीजिए जिन लोगों को फॉर्म भरना है, जिससे कि उनके डाउट दूर हो जाए, वो लोग फॉर्म भर लें।